Hello everyone. We are going to start class 10th NCERT History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. तो एक बार ना आप इस फिगर को एक बार ध्यान से देख लो। अब इस फिगर के बारे में ही हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं। तो देखो 1848 में फ्रेडरिक सोरियू ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो इन्होंने ना चार प्रिंट्स बनाए थे। वो एक सीरीज थी जिसमें ना सोरियू अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कर रहे थे। वो एक ऐसा दुनिया चाहते थे जिसमें सभी डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रिपब्लिक्स हो। तो ये फर्स्ट प्रिंट जो इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है ना, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को, मैन या वुमेन, जितने भी अलग अलग एजेस के हैं, सोशल क्लासेस के हैं, तो वो सभी लोग एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं और सभी लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज ऑफर कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट ऑफर कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जैसा कि इस इमेज में हम देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, मतलब हमने पढ़ा है पहले भी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम्स पर ना आर्टिस्ट ने लिबर्टी को एक फीमेल फीमेल फिगर की तरह दिखाया था। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि कैसे टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने एक हाथ में ली हुई है और दूसरे में एक चार्टर है जिसमें एक मैन के राइट्स को दिखाया हुआ है। इस फिगर में देखो सभी लोग इनको होमेज पास कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो एक हाथ टॉर्च है, दूसरे में चार्टर है, और इनके सामने जो अर्थ है ना, सामने की धरती पे एक जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस होते थे ना, उनके रिमेन्स पड़े हुए हैं। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन से होते थे? मतलब ये इस तरह की गवर्नमेंट या रूल के सिस्टम होते थे जिनके पास ना वो कोई भी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते थे, कोई भी रोक नहीं थी उनके ऊपर। हिस्ट्री में ये टर्म यूजुअली मोनार्कियल गवर्नमेंट जो होती थी ना, जैसे जार निकोलस टू की गवर्नमेंट थी, ऐसे मोनार्क की जो गवर्नमेंट होती थी ना, जिनके पास सेंट्रलाइज्ड पावर होती थी, मिलिट्री होती थी, और जो शोषण करती थी, रिप्रेसिव होती थी, इस तरह के पावर्स के लिए एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड यूज किया जाता है। तो सोरियू का जो एक यूटोपियन विजन था, मतलब एक ऐसा सोसाइटी का विजन जिसमें जो आइडियल है सबके लिए, जिसका एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, इतनी आइडियल है वो। तो सोरियू का जो ये यूटोपियन विजन था ना, तो इसमें दुनिया के लोग जो कि अलग अलग नेशन से थे, वो अपने फ्लैग से आइडेंटिफाई हो रहे थे और नेशनल कॉस्ट्यूम से आइडेंटिफाई हो रहे थे। इस फिगर में साफ दिख रहा है। और ये जो जुलूस इनका चल रहा था, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से काफी आगे इसको लीड कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। तो वो इस टाइम पर जब सोरियो ने ये फिगर बनाई थी तो वो एक नेशन की तरह एग्जिस्ट कर रहे थे। अब ये देखो इस जुलूस में दिख रहा है कि ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स और ये रहा स्विट्जरलैंड का जो लीड कर रहे हैं। अब फ्रांस, ये इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से। तो ये जस्ट इस स्टैचू पर अभी पहुंचा है। ये देखो फ्रांस जस्ट अभी पहुंचा है। और फिर देखो उनको स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक ही पहुंचने वाले हैं जर्मनी के लोग, जो कि ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग लिए हुए हैं। ये रहा देखो जर्मनी का फ्लैग, ब्लैक रेड गोल्ड। इंटरेस्टिंगली इसी टाइम पर देखो सोरियू ने जो ये इमेज बनाई थी ना, तो जर्मन लोग एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो इन्होंने जो फ्लैग लिया हुआ है ना, वो इनकी लिबरल होप्स का एक्सप्रेशन है जो 1848 में थी। जो ये चाहते थे ना कि अलग अलग जो जर्मन जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज है वो एक नेशन स्टेट के अंदर आ जाए जो कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। अलग अलग जर्मन बोलने वाले लोग एक ही नेशन के अंदर आ जाए। तो जर्मन पीपल के बाद कौन है देखो इसमें मार्च में, ऑस्ट्रिया के लोग हो गए, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हो गई, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी और रशिया। तो इस फिगर में दिखाया हुआ है कि हेवन से क्राइस्ट, सेंट्स और दूसरे एंजल्स इस सीन को देख रहे हैं। तो इनको यूज किया हुआ है, इनको मतलब दिखाया हुआ है कि ये आर्टिस्ट दिखा कैसे रहा है कि ये सभी लोग फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, जो कि अलग अलग नेशंस है ना वर्ल्ड के बीच में, उनके बीच की फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, भाईचारे को। तो इस इमेज में देखो ये क्राइस्ट, एंजल्स, इन सब ये सभी फ्रेटर्निटी को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम काफी इश्यूज को बारे में देखने वाले हैं जिसको सोरियो ने विजुअलाइज किया हुआ है फिगर में। तो 19th सेंचुरी के टाइम पर ना नेशनलिज्म एक ऐसी फोर्स बन के उभरा था जिसने ना काफी चेंजेस लाए हैं पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड, यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में। और इसके जो एंड रिजल्ट हुए ना चेंजेस के, वो एक नेशन स्टेट की इमरजेंस हुई है। पहले क्या होता था, पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स होते थे यूरोप में, मतलब डायनेस्टीज कंट्रोल करती थी। अब एक नेशन स्टेट की इमरजेंस हुई है। और जो मॉडर्न स्टेट है ये, तो इसके अंदर के जो प्रैक्टिसेस है या इसका कंसेप्ट है, तो वो क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर होगी जो कि सोवरन कंट्रोल एक वेल डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर एक्सरसाइज कर सकती है।
जैसे आज इंडिया में भी एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, वो कुछ बाउंड्री के अंदर अपनी पूरी सोवरेन पावर एक्सरसाइज करती है, ऐसे ही। तो ये एक जो कंसेप्ट है ना, ये उस टाइम पर यूरोप में काफी टाइम से डेवलप होता चल रहा था। लेकिन एक नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट होता है जिसमें उसके सिटीजन्स की मेजोरिटी, ना सिर्फ रूलर्स बल्कि सिटीजन्स की मेजोरिटी भी, उनके अंदर एक कॉमन, एक सेंस ऐसी होती है कि उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है, सेम सी उनकी हिस्ट्री है, सेम से उनके पूर्वज रहे हैं, इस तरह की सेंस रहती है। और ये जो कॉमननेस है ना, ये हमेशा से नहीं रही, बल्कि ये लोगों ने एक्सेप्ट की है। ये लोगों के ऊपर ये तब आ गई थी जब वो एक स्ट्रगल्स के थ्रू, या फिर जो उनके लीडर्स, कॉमन पीपल के एक्शन होते थे ना, इनके थ्रू वो एक हुए। तो ये चैप्टर जो है, ये अलग अलग डाइवर्स प्रोसेसेस जिनके थ्रू नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म 19th सेंचुरी यूरोप में आया था, उसके बारे में देखने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। थैंक यू।